गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? हाय होप यू सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच नेम इज सोशियोलॉजी स्पेशल। मैं आपका यूट्यूब टीचर जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जिसका हम फोर्थ और लास्ट पार्ट क्या पढ़ा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो as you have seen in the first video, second video and third video, we have covered so many topics which are at the beginning of the chapter resources and development. Today we are going to start our next and last topic of chapter number 1. So the topic name is land resources. The topic name is land resources. So why first resource is given land resources? Because land is too much important for us. Most of the human activities are done on the land, and most of the economic activities we are performing on land. And it is said that about 95% activities we are doing on the land. So land generally, this land is found in various forms. This land is found in वेरियस फॉर्म। अब कौन कौन से फॉर्म में दिख रही है, कौन कौन से रूप में दिख रही है, वो भी हम देख लेंगे। आपने बहुत ज्यादा लैंड तो देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। सो सम ऑफ द लैंड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स। सम लैंड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन। देख कुछ जो लैंड वो हमें कौन से रूप में दिखती है, प्लेट्यूज। कौन से रूप में दिखती है, कौन से रूप में दिखती है, कौन से रूप में दिखती है, प्लेट्यूज के रूप में दिखती है। कौन से रूप में दिखती है, प्लेट्यूज के रूप में दिखती है। कुछ जो लैंड रहती है वो हमें कौन से रूप में दिखती है, बिल्कुल प्लेन रूप में दिखती है। एंड विच इज नोन एज प्लेन, विच इज नोन एज प्लेन, जो बिल्कुल ही ऊंची नीची नहीं होती है। मगर समर्थी लैंड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आइलैंड। समर्थी लैंड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आइलैंड। अब हम ये देखेंगे व्हाट एवर लैंड इज सर्वेड, क्योंकि अभी भी नॉर्थ ईस्ट का कुछ पोर्शन है जिसको हिली एरियाज के कारण अभी भी आउट ऑफ रीच है, जिसका टोटली पूरी तरीके से सर्वे नहीं हुआ है। मगर जितने भी हमने इंडियन लैंड का क्या किया है, सर्वे किया है, उस सर्वे के बेसिस पर माउंटेन में कितना परसेंट आता है, प्लेट्यूज में कितना आता है, प्लेन में कितना परसेंट आता है, और ये जाहिर सी बात है आइलैंड के अंदर रहेगा। सो इन द आइलैंड आल्सो वी विल फाउंड 3 फॉर्म्स। या तो वहां पर माउंटेन देखेंगे, या तो वहां पर प्लेट्यूज देखेंगे, या तो आइदर वी कैन सी देयर प्लेन्स। सो इसलिए आइलैंड का परसेंट हम नहीं लेंगे। सो दूसरे सारी चीजें देखने के पहले हम ये देखेंगे कि सर इंडियन लैंड है कितनी, हमारा ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। सो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चाहे तो आप नोट कर सकते हो, हमारा ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो ये जो माउंटेन्स रहते हैं, माउंटेन्स हमारे इंडियन जो लैंड है उसमें माउंटेन्स ने कवर किया 30%। हाउ मच परसेंटेज माउंटेन्स कवर, 30%। बात करते हैं अगर प्लेट्यूज की, इट कवर्स 27%। और बचा हुआ रेस्ट ऑफ दी 43% एरिया कवर्ड बाय प्लेन। थैंक्स गॉड कि प्लेन वाला एरिया क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, वो तो ज्योग्राफिकल फैक्टर हिली फीचर पर से रिलेटेड किया, मगर ज्यादा होने के कारण हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर परफॉर्म ऑन लैंड एंड स्पेशली इन द प्लेन्स। प्लेन एरिया रहेगा तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रहेगी। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अगर रहेंगी तो हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर अगर प्रोडक्शन होगा तो हमारी फूड की नीड को क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। सो जब माउंटेन्स होते हैं सर ये यूज करके जाते हैं, तो जाहिर सी बात है मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आर दी सोर्सेस ऑफ पेरेनियल रिवर। बहुत सारी जो पेरेनियल रिवर्स होती है, पेरेनियल रिवर्स मींस एनुअल रिवर्स, जो साल भर क्या करती रहती है, फ्लो करते रहती है, साल भर उनमें से पानी बहते रहता है। तो उनका ओरिजिनेट पॉइंट क्या होता है, माउंटेन होता है। इफ वी विल
talk about the plateaus, plateaus क्या होते हैं, वो भी प्लेन एरिया होता है मगर इट इज ऑन द हाई। ये जो प्लेट्यू एरिया है जो कितना परसेंट दिया है, 27% दिया है। मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल, मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल। साथ ही साथ में हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, फॉरेस्टेड एरिया भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस जनरली मैंने अभी अभी बोला है कि मोस्ट ऑफ द प्लेस आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। ये किसके लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। सो इस प्रकार से हमारा क्या दिया है, जो वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर है, क्या है, द वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर ऑफ लैंड, उस पर से हमने क्या किया है, हमारे जो लैंड है वो कौन कौन से फॉर्म में हमें दिखते हैं। सम ऑफ द लैंड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड। मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर वो आइलैंड में रहेगा तो भी उसमें ये तीन ही फॉर्म दिखेंगे, या तो माउंटेन, या तो प्लेट्यू, या तो फिर प्लेन दिखेगा। सो इसके बाद में देखेंगे कि हमारे इंडिया में लैंड का यूटिलाइजेशन कैसा होता है, और वो हमारे बुक में दिया है इन द फॉर्म ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन। कौन से फॉर्म में दिया है, लैंड यूटिलाइजेशन। कौन से फॉर्म में दिया है, लैंड यूटिलाइजेशन। सो जनरली हमारे इंडियन जो फॉर्म है जनरली 5 प्रकार से काम में आती है। पहला, मोस्ट ऑफ द लैंड इज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट। कौन से फॉर्म में है, फॉरेस्ट फॉर्म में है, या तो जंगल है। इंडिया में लगभग 23% एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। अब खुश नहीं होना है because for the ecological balance or environmental balance near about 33% land should be covered by forest। मगर हमारे इंडिया में क्या है, 23 है। यही कारण है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, whether it is स्टेट गवर्नमेंट और इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किस पर जोर दे रही है, ट्री प्लांटेशन के ऊपर जोर दे रही है। वन महोत्सव, ये महोत्सव, ट्री प्लांटेशन, ट्री गार्डनिंग वगैरह सारी चीजों के ऊपर क्या दे रहा है, जोर दे रहा है। सो लैंड का यूटिलाइजेशन पहला कौन सा देखेंगे इंडिया में, इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट। दूसरा अगर देखेंगे सो दूसरा आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। मैंने लैंड तो है बट इट इज नॉट अवेलेबल और इट इज नॉट सुटेबल फॉर दी कल्टीवेशन। इसमें 2 प्रकार की लैंड हमें दिखती है, विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। पहले टाइप की अगर बात करेंगे, बैरन लैंड, जिसको हम बंजर जमीन बोलते हैं, जिसको वेस्टलैंड भी बोलते हैं, बैरन लैंड और वेस्टलैंड। अब बैरन बंजर जमीन के ऊपर खेती नहीं हो सकती, इसलिए दिस लैंड इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। दूसरा अगर देखेंगे नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। some of the land is used for non agricultural purpose, यानी जहाँ पर खेती नहीं होती तो फिर क्या होता है, मे बी रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे लाइन और रेलवे ट्रैक्स कंस्ट्रक्शन, मे बी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सो इस प्रकार से जो लैंड आती है, दिस लैंड इज आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तीसरा हम देखेंगे अदर कल्टीवेटेड लैंड। तीसरा लैंड यूटिलाइजेशन क्या देखेंगे, अदर कल्टीवेटेड लैंड। कौन से फॉर्म में देखेंगे, अदर कल्टीवेटेड लैंड, अदर कल्टीवेटेड लैंड। ये जो अदर कल्टीवेटेड लैंड जो रहती है, ये भी जनरली में कितने इसमें दिखती है, 3 फॉर्म में मिलती है। पहला which is used for grazing area, or pasture area। सेकंड देखेंगे miscellaneous trees, जिसको हम बोलते हैं mixed type of trees, mixed trees। और तीसरे देखेंगे हम कल्टीवेबल बट वेस्टलैंड।
कल्टिवेबल बट वेस्ट लैंड, जिस पर कल्टीवेशन तो हो सकता है मगर फिलहाल क्या है, वेस्ट है। सो these three things are comes in the category of other cultivated land। फोर्थ हम देखेंगे फैलोलैंड। फोर्थ हम क्या देखेंगे, फैलोलैंड। फोर्थ हम क्या देखेंगे, फैलोलैंड। फोर्थ क्या देखेंगे हम, फैलोलैंड। सो ये जो फैलोलैंड है, दिस लैंड आल्सो कम्स इन टू कैटेगरीज और टू सब कैटेगरीज। मींस क्यों क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड इट। फैलोलैंड पड़ी जमीन जिसको बोलते हैं, जिसका अभी उस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, जिसका अभी इस्तेमाल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सो इस फैलोलैंड में देखेंगे सबसे पहला आता है करंट फैलोलैंड। करंट फैलोलैंड, करंट फैलोलैंड। अब करंट फैलोलैंड क्या है, करंट फैलोलैंड क्या है? सो जिस लैंड में एक दिन से लेकर 365 डेज तक और एक साल तक कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई है, उसको क्या बोलेंगे हम, करंट फैलोलैंड। यानी जो जमीन एक साल तक क्या नहीं है, कल्टीवेटेड नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं लिया गया है, इट इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ करंट फैलोलैंड। दूसरा हम देखेंगे करंट फैलोलैंड के बाद में अदर देन करंट फैलोलैंड। क्या देखेंगे हम, अदर देन करंट फैलोलैंड। अदर देन करंट फैलोलैंड। सर ये अदर देन करंट फैलोलैंड क्या है? सो जो लैंड एक दिन से लेकर 365 डेज तक आर विदिन अ ईयर एंटायर ईयर या एक साल तक क्या रहती है, बैरन रहती, सॉरी अनकल्टिवेटेड रहती है, उसको हम बोलते हैं करंट फैलोलैंड। मगर जो जमीन एक साल से लेकर 5 साल तक क्या होती है, अनकल्टिवेटेड होती है। क्या होती है, अनकल्टिवेटेड होती है, उसको हम बोलते हैं अदर देन करंट फैलोलैंड। उसके बाद में आखिरी वाला क्वेश्चन आता है, इट इज नेट सोन एरिया। क्या आता है, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया। अब ये नेट सोन एरिया क्या है? नेट सोन एरिया को शॉर्ट में बोलते हैं एनएसए। नेट सोन एरिया को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनएसए। सर ये एनएसए क्या है? तो एक एग्रीकल्चर ईयर में या एक साल में जिस लैंड में एक से ज्यादा फसलें ली जाती है, एक साल में जिस लैंड में एक से ज्यादा फसलें ली जाती है, उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। एक एग्जांपल के तौर पर बोल देते हैं कि मान लेते हैं कि जून या जुलाई मंथ में हमने क्या कर दिया, खरीफ क्रॉप ले लिया, मान लेते हैं पैडी का प्रोडक्शन ले लिया, राइस का प्रोडक्शन ले लिया। वो उसका हार्वेस्टिंग हम कब करेंगे, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। तो हमने सबसे पहले खरीफ क्रॉप ले लिया, देन उसी जमीन पर हम क्या कर लेंगे, रबी क्रॉप भी ले लेंगे। रबी क्रॉप ले लेंगे कौन से बेसिस पर, विद द बेसिस ऑफ मॉइस्चर व्हिच इज रिटेन इन द सॉइल। हम खरीफ क्रॉप भी ले लेते हैं, अब सॉरी रबी क्रॉप भी ले लेंगे, खरीफ क्रॉप के बाद में रबी क्रॉप भी ले लेते हैं। जैसा मान लेते हैं पैडी के बाद में हमने क्या ले लिया, व्हीट का प्रोडक्शन ले लिया। व्हीट का प्रोडक्शन जब ले लिया, हम दिसंबर वगैरह में स्टार्ट करेंगे और मार्च वगैरह तक आ जाएगा। उसके बाद में हमने क्या किया, अप्रैल मई वगैरह महीने में हमने क्या कर लिया, वेजिटेबल्स वगैरह ले लिया। हमने क्या ले लिया, वेजिटेबल्स वगैरह ले लिया। या तो फिर हमने बहुत ज्यादा डिमांड होती है करके कुछ लोग क्या करते हैं, वाटरमेलन का प्रोडक्शन करते हैं, कुकुम्बर्स का प्रोडक्शन करते हैं, जिसको क्रॉपिंग सीजन में वो आता है झैद। आप नोट कर सकते हो, हमारे जो क्रॉपिंग सीजन होते हैं वो 3 होते हैं मेनली। मैक्सिमम बुक में तो 2 ही दिए होते हैं, खरीफ और रबी, मगर क्रॉपिंग सीजन कितने, 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। कौन से, खरीफ, रबी एंड झैद। झैद में कौन से जो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में जो प्रोडक्शन ले जाते हैं वो झैद सीजन में आते हैं। तो अभी देखिए ये की खेती के ऊपर हमने क्या कर दिया, खरीफ क्रॉप भी ले लिया, उसी में हमने रबी क्रॉप भी ले लिया, उसी में हमने झैद क्रॉप भी ले लिया। तो एक ही जमीन पर एक साल में हमने एक से ज्यादा क्या कर लिया, प्रोडक्शन ले लिया, फसलें ले लिया। सच लैंड इज नोन एज नेट सोन एरिया। मगर
ये जो नेट सोन एरिया है हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा एरिया में नहीं पाई जाती, क्योंकि नेट सोन एरिया के लिए एक उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, एंड दैट प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज इरिगेशन फैसिलिटी मस्ट बी अवेलेबल। और हमारे पूरे इंडियन लैंड में हर जगह पर इरिगेशन फैसिलिटी स्टिल नॉट अवेलेबल। अभी तक पूरी एग्रीकल्चर लैंड के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, मगर मोस्ट ऑफ द नेट सोन एरिया इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। सो इस प्रकार से क्या है, क्या दिया है, लैंड यूटिलाइजेशन और इंडियन लैंड यूटिलाइजेशन यहाँ पर दिया हुआ है। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लेने लायक का तो बोर्ड नहीं रहा, बट नो नीड टू वरी, हमारे चैनल पर आप आ गए हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं। एट द एंड ऑफ द चैप्टर नोट्स एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल फॉर यू। बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। So next topic we will start after the land utilization, and next topic is land degradation, और next topic is land degradation। land का क्या होना, डिग्रेडेशन होना, land degradation। कौन सा टॉपिक देखेंगे हम, लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन की डेफिनेशन कैसे आ सकती है, दिस डेफिनेशन इज आल्सो नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, बट डिग्रेड होना है क्या करना, होना डिक्रीज होना, डिग्रेड होना मींस डिक्रीज होना, कम होना, मिनिमाइज होना। सो लैंड डिग्रेडेशन की डेफिनेशन लिखने से अच्छा मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही इजी है। डिक्रीज इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड, क्या दिया है, डिक्रीज इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। डिक्रीज इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड। अब कैरिंग कैपेसिटी मींस प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी जमीन की फसल देने की कैपेसिटी क्या हो जाना, कम हो जाना, इट इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन, इट इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। सो यहां पर देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन। सो लैंड डिग्रेडेशन का अगर हम रेट देखेंगे तो हमारे एरिया में आउट ऑफ टोटल हमारा लैंड कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये जो लैंड है ये क्या पाई जाती है, डिग्रेडेड लैंड पाई जाती है, जिसकी क्वालिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, क्वालिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि ये जो 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड डिग्रेड हुई है, जिसमें 28% जो एरिया है वो किसके कारण डिग्रेडेड हुआ है, 28% एरिया डिग्रेडेड ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, एंड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अब 28% एरिया किसके कारण डिग्रेडेड हुआ है, ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन का हुआ है। अगर ये 28% को 130 में से अगर क्या करेंगे हेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 36 मिलियन हेक्टर जमीन क्या हो गई है, डिग्रेडेड हुई है, किसके कारण, ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज। दैट्स व्हाई स्कूल में, कॉलेज में, गांव में, शहर में, हर जगह एक ही धूम मची है, डू द प्लांटेशन। विदाउट प्लांटेशन ये प्रॉब्लम क्या नहीं हो सकती, सॉल्व नहीं हो सकती। मगर हम समझते कहाँ हैं, हम काटते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होते जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रही है। सो हम ये देखेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन के लिए कौन कौन सी चीजें क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। Which are the activities who are responsible for the degradation of land? तो आप भी बोल सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने अभी बोल दिया था, लैंड डिग्रेडेशन की पहली एक्टिविटी अगर हमारे पास अगर कोई रेस्पॉन्सिबल होगी तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रही है, जमीन बंजर होते जा रही है। सेकंड हमारा दिया है ओवरग्रेजिंग। सेकंड हमारा क्या हो रहा है, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग के कारण भी क्या होते जा रहा है, ओवरग्रेजिंग के कारण भी क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। और ये ओवरग्रेजिंग की प्रॉब्लम हम कहां पर फेस कर रहे हैं,
गुजरात जैसा स्टेट हो गया, राजस्थान जैसा स्टेट हो गया, मध्य प्रदेश जैसा स्टेट हो गया, महाराष्ट्र जैसा स्टेट हो गया, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग का रेट आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लाइक गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनमें क्या आपको क्या मिलेगा, ओवर ग्रेजिंग से होने वाला डिग्रेडेशन का रेट ज्यादा मिलेगा। अब आप ये भी बोलेंगे कि सर डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, ये तो बोले नहीं आपने। सो डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं हम, झाड़ को क्यों काटते हैं? आइदर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, और आइदर दी फार्मिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, झाड़ों को काटते हैं। तो ये अलग अलग फैक्टर्स आप लिख सकते हो, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी फैक्टर्स आर हियर। सो ओवरग्रेजिंग कौन कौन से स्टेट में ज्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिख दिया है। और लैंड डिग्रेडेशन कौन से कारण जो होता है, माइनिंग एक्टिविटीज, इसके कारण होता है माइनिंग एक्टिविटीज। Mining activities are also responsible for the land degradation. Sorry. अभी माइनिंग एक्टिविटी जनरली कौन-कौन से एरियाज में, कौन-कौन से एरियाज फेस कर रहे हैं, एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद में ओडिशा। आगे अगर आपको अगर देखना है तो ये तो माइनिंग साइट्स वगैरह रहती है, ये भी क्या करती है, उसके लिए रिस्पांसिबल होती है। देन उसके बाद में फोर्थ हम देखेंगे ओवर इरिगेशन। क्या देखेंगे, ओवर इरिगेशन। क्या देखेंगे, ओवर इरिगेशन। सो थर्ड रिस्पांसिबल फैक्टर फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इज ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन सबसे ज्यादा पानी हो गया, क्या होगा, जमीन डूबी रहेगी तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी क्या होगी, कम होगी। एंड सच प्रॉब्लम्स अराइज इन द स्टेट ऑफ पंजाब, देन उसके बाद में हरियाणा, एंड सम ऑफ द पार्ट आर स्पेशली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। सो these three states are mainly facing the problem of overgrazing, and due to overgrazing also land degradation happens. Then next we can say industrialization, उसके भी कारण हो रहा है। किसके कारण, industrialization. So industrialization or development of industries or expansion of also industries is also responsible for the land degradation. Next, one more point we can add here, pollution. So due to land pollution, water pollution, and air pollution, or land is degraded. So these are the 6 main regions who are responsible for the land degradation. So आपकी बुक में पॉइंट वाइज नहीं दिया है और इतने पॉइंट्स एक साथ नहीं दिए हैं, बट आपको पूरा टॉपिक समझाना हमारा क्या है, ड्यूटी है। सो ये हमारे क्या हो गए लैंड डिग्रेडेशन के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबल मेजर्स हो गए। देन उसके बाद में हम देखेंगे सर इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, सो प्रिवेंटिव मेजर्स हम देखेंगे, एक बार हम नोट कर लेते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स। अब जाहिर सी बात है प्रॉब्लम अगर आ रहा है, तेज गाड़ी चलाने से अगर एक्सीडेंट होता है तो उसका प्रिवेंटिव मेजर क्या रहेगा, गाड़ी स्लो चलाना। सो सेम प्रिवेंटिव मेजर्स आर हियर, हम इन्हीं को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन जिसके कारण हो रहा है वही नहीं होने देना, दिस इज वन ऑफ द मेन मेजर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। सो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, फॉरेस्टेशन। देन उसके बाद में ओवरग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका प्रिवेंटिव मेजर हम क्या करेंगे, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग। सर जस्ट इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। माइनिंग एक्टिविटीज के कारण क्या होते जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रहेगा, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज,
प्लानिंग ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। सेकेंड, ओवर इरिगेशन के कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ओवर इरिगेशन के कारण हो रहा है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल ऑन ओवर इरिगेशन, कंट्रोल ऑन ओवर इरिगेशन। देन उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हो रहा है। सो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्या करेंगे, सेम कंजर्वेटिव मेजर्स, conservative measures has to take for the industrial during industrial development। देन उसके बाद में पोल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल ऑन पोल्यूशन, वेदर इट इज लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन। सो इस प्रकार से लैंड डिग्रेडेशन अगर आपको समझ में आ जाता है तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स में हम क्या कर सकते हैं, जस्ट उसका अपोजिट करके लिख सकते हैं। देन उसके बाद में we are moving at the last topic of the chapter, we are moving at the last topic of the chapter whose name is classification of soil, classification of soil, classification of soil। then note here classification of soil। कौन सी soil, इंडियन soil, because we are studying Indian geography, so classification of soil। so generally इंडिया में कितने प्रकार की सॉइल मिलती है, सो इंडिया में जो लगभग 6 प्रकार की सॉइल हमें मिलती है। द फर्स्ट सॉइल which name as alluvial soil, alluvial soil, alluvial soil की विशेषता, इट इज मोस्टली स्प्रेड ओवर द इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई सॉइल अगर आपको दिख रही होगी तो कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल। और जनरली जो नदर्न प्लेन, कौन से प्लेन, नदर्न प्लेन जो सबसे फर्टाइल प्लेन माने जाते हैं, उस नदर्न प्लेन में हमें कौन सी सॉइल दिखती है, एलुवियल सॉइल दिखती है। और वी कैन से द नदर्न प्लेन्स आर मेड अप बाय एलुवियल सॉइल। बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है, यहाँ से प्रोडक्शन बहुत ही, पर हेक्टर प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। सो नदर्न प्लेन्स में मिलती है। जनरली ये किसके कारण बनी है, सो जो हमारे जो मेन रिवर सिस्टम है, थ्री मेन रिवर सिस्टम है, उसके कारण बनी है। द रिवर गंगा, द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड द रिवर इंडस। साथ ही साथ में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनकी रिवर बेसिन्स में भी हमें क्या मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है। स्टेट की अगर बात करें, नदर्न प्लेन में तो जितने भी स्टेट्स आते हैं वो एलुवियल सॉइल के आएंगे, मगर गुजरात और कुछ राजस्थान का भी पोर्शन, हाँ राजस्थान में पूरा का पूरा रेगिस्तान ही नहीं है, क्या है, कुछ जो पोर्शन है वो फर्टाइल पोर्शन भी है। सो कुछ पोर्शन राजस्थान का और मोस्ट ऑफ द पोर्शन गुजरात का भी यहाँ पर आता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एज इस एलुवियल सॉइल के 2 प्रकार होते हैं, एक न्यू एलुवियल सॉइल। अब न्यू एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, खदर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खदर, इट इज आल्सो नोन एज खदर। दूसरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ एज ओल्ड एलुवियल सॉइल, इसको क्या बोलते हैं, बंगर बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड बंगर। सो अगर अभी न्यू एलुवियल सॉइल क्या है, सो जब हर साल नया लेयर अगर क्या होते जाता है, डेवलप होते जाता है, दैट न्यू लेयर इज कॉल्ड खदर। और जहां पर एक बार लेयर चढ़ गया, जैसा मान लेते हैं फ्लड के समय में पानी बहुत घुस जाता है, तो वहां पर अपने साथ में वो मिट्टी भी लेकर जाता है, सेडिमेंट लेकर जाता है, और वो एक बार जमा हो गया, मगर उसके बाद में बहुत साल तक वहां पर दूसरा सॉइल का लेयर नहीं आया है, सच सॉइल इज कॉल्ड बंगर। अब इनकी प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, फर्टिलिटी की बात कर लेते हैं। ओवरऑल अगर एलुवियल सॉइल देखेंगे तो इट इज टू मच फर्टाइल, मगर इसके जो 2 सब टाइप्स है, न्यू एलुवियल एंड ओल्ड एलुवियल, अगर देखेंगे तो खदर इज मोर फर्टाइल कंपेयर टू बंगर। अब यहाँ पर देखेंगे कि सॉइल में जनरली 3 चीजें होती है, सॉइल में जनरली 3 चीजें होती है, आइदर सैंड, या तो फिर सील्ट, आइदर क्ले होता है। तो यहाँ पर क्ले और सील्ट सबसे ज्यादा मिलता है,
क्ले और सीड सबसे ज्यादा मिलते हैं कहां पर, खदर में, और बंगर अगर देखा जाए तो सीड और सैंड हमें ज्यादा मिलता है। अब आप ये देखेंगे कि सर यहाँ पर क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। सो दिस एलुवियल सॉइल इज more suitable for the production of paddy, for the production of paddy means rice, or it is also more suitable for the production of sugarcane। और क्या होता है, wheat भी होता है, cereals होते हैं, pulses भी also होते हैं। सो इस प्रकार से एलुवियल सॉइल में अलग अलग फसलें ली जाती है। सेकंड टाइप वी विल सी इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक सॉइल। अब जाहिर सी बात है, इसके नाम में इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। सो ये जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। सो मेनी निकनेम्स आर देयर, जैसा आपका नाम होगा चिंकी, पिंकी, बबलू, बंडिया, बाली, क्या कुछ भी हो सकता है। सो ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम। ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगर सॉइल, इट इज नोन एज रेगर सॉइल। कहीं कहीं पर उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। Why it is known as black cotton soil? Because it is too much suitable for the production of cotton, for the production of cotton crop. That's why black soil is also known as black cotton soil. So यहाँ पर देखेंगे कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो इसका जो फॉर्मेशन होता है, जनरली दो चीजों के ऊपर इसका फॉर्मेशन होता है। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है एंड वहाँ के पेरेंट्स क्रॉप कैसे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ climatic condition and parents crop, the formation of black soil is depend. So अब ये जो ब्लैक सॉइल है इंडिया में कहाँ पर मिलती है, तो जनरली हमें कहाँ पर मिलेगी ब्लैक सॉइल, डेक्कन प्लेटिंग एरिया में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, सौराष्ट्र में मिलेगा, मध्य प्रदेश का कुछ पोर्शन एंड सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। इन एरियाज में हमें क्या मिलता है, ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। और मोस्ट सुटेबल क्रॉप क्या है, ऑलरेडी इट इज गिवन हियर, द मोस्ट सुटेबल क्रॉप इज कॉटन। देन उसके बाद में थर्ड प्रकार का जो सॉइल का जो क्लासिफिकेशन या प्रकार अगर हम देखेंगे तो इट इज रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। कौन सी सॉइल देखेंगे, रेड एंड येलो सॉइल। अब वो उसका कलर कैसा रहता होगा, रेड रहता होगा। व्हाई इट्स कलर इज रेड, बिकॉज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। अब आप बोलेंगे इसलिए डिफ्यूजन क्या है, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे उसको, मिक्सचर ऑफ आयरन। इस मिट्टी में क्या होता है, आयरन कंटेंट ज्यादा होते हैं, जिसके कारण उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड और येलो हो जाता है। और रेड और येलो सॉइल इज जनरली फाउंड इन द लो रेनफॉल एरिया। इट इज फाउंड इन द लो रेनफॉल एरिया, जहां पर भी रेनफॉल क्या होता है, कम होता है, जहां पर बारिश कम होती है, ऐसे एरिया में हमें क्या मिलती है, रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सारे क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, तो जनरली सीरियल्स वगैरह यहाँ पर सबसे अच्छे होते हैं। देन उसके बाद में हम देखेंगे फोर्थ, हमारा जो सॉइल का जो टाइप देखेंगे वो देखेंगे हम, क्या देखेंगे हम, लैटेराइट सॉइल। क्या देखेंगे, लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल। अब ये लैटेराइट सॉइल, ये जो लैटेराइट जो वर्ड है, ये मेन वर्ड कहां से है, लैटिन लैंग्वेज से आया है। कौन से लैंग्वेज से आया है, इट ओरिजिनेट और डिराइव्ड, ओरिजिनेट नहीं बोलेंगे जनरली, नदियों के लिए उसको यूज करते हैं। इट डिराइव्ड फ्रॉम दी लैटिन लैंग्वेज। और लैटिन लैंग्वेज में द मीनिंग ऑफ लैटर से लैटेराइट बना है। लैटर से क्या बना है, लैटेराइट बना है। और लैटर का मतलब होता है ब्रिक, लैटर का मतलब क्या होता है, ब्रिक। तो जिन सॉइल से ब्रिक्स बहुत अच्छी बनती, ईंटें बहुत अच्छी बनती है, वो है लैटेराइट सॉइल। सो ये जो लैटेराइट सॉइल है, ये कौन सी एरिया में डेवलप होती है, सो ऐसे एरिया में डेवलप होती है जहां पर टेम्परेचर भी हाई है एंड उसके साथ साथ रेनफॉल भी कैसा है, हाई है। और रेनफॉल अगर हाई रहेगा, रेनफॉल अगर बहुत ज्यादा रहेगा, तो वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा लीचिंग होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, लीचिंग होगी। सो इंटेंस लीचिंग वाले एरिया में, हाई टेम्परेचर एरियाज और द हेवी रेनफॉल एरियाज में क्या आती है, लैटेराइट सॉइल आती है, लैटेराइट सॉइल आती है। मगर यहाँ पर ये भी बोला है कि लैटेराइट सॉइल में ह्यूमस का कंटेंट कम होता है।
लेटेराइट सॉइल में ह्यूमस का कंटेंट क्या होता है, लेस होता है। किसका कंटेंट लेस होता है, ह्यूमस का कंटेंट लेस होता है, और ह्यूमस का कंटेंट लेस होता है जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी भी थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, फर्टिलिटी कम होती है। अब ये ह्यूमस की मात्रा कम क्यों होती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण वहां के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं दे गोइंग टू डिस्ट्रॉय, वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर ये भी बोला है कि ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है, बट विद द एडेक्वेट यूज ऑफ मैन्योर्स, manures are with the sufficient use of manures, we can grow some crops also. Laterite soil में बहुत कम क्रॉप्स होते हैं, मगर बड़े ही कीमती क्रॉप्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स होते हैं। सो कौन सी क्रॉप्स होते हैं, जैसा हिली एरियाज वगैरह में अगर देखते तो टी होता है, कॉफी होता है, उसके बाद में कैसियू नट होता है। क्या होता है, कैसियू नट होता है, कैसियू नट जिसको क्या बोलते हैं, काजू बोलते हैं, काजू। सो कैसियू नट ये भी होता है। अब ये बोला कि किसी लेटेराइट सॉइल मिलती कौन सी एरिया में, तो जनरली कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट में कौन सी सॉइल मिलती है, हमें लेटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। देन वी विल सी नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल व्हिच इज फाउंड इन इंडिया। इट इज एरिड सॉइल। कौन सी सॉइल, एरिड सॉइल। सो एरिड सॉइल कैसी रहती है, रेड एंड ब्राउन। जनरली इट्स कलर इज रेड एंड ब्राउन, रेड और ब्राउन कलर का होता है, और यहाँ पर कंकर नोडुल्स ज्यादा रहते हैं, पत्थर ज्यादा होते हैं, कंकर नोडुल्स यहाँ पर ज्यादा होते हैं। ये लेस फर्टाइल कैटेगरी में आती है, प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है, और कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में मिलती है, तो जहां का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ड्राई है, ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में मिलती है। ड्राई अगर रहेगी तो जाहिर सी बात है वहां पर टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कमेंट्स बॉक्स में बोलो, टेम्परेचर क्या रहेगा, बिल्कुल टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा। और ये एरिड टाइप की जो सॉइल है, this soil mostly found in the western part of राजस्थान। कहां पर मिलती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, जहां पर क्या है, कहां क्या है, थार का डेजर्ट है, वो वाले एरिया में हमें क्या मिलती है, एरिड सॉइल मिलती है। और सबसे नेक्स्ट और सबसे लास्ट सॉइल का क्लासिफिकेशन जो हमारे इंडिया में पाई जाती है, इट इज फॉरेस्ट सॉइल। कौन सी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। अब जाहिर सी बात है उसका नाम ही फॉरेस्ट सॉइल है, तो कौन से एरिया में मिलेगी, इट इज फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनस एरिया। साथ ही साथ में ये सॉइल लूमी होती है, सिल्टी होती है, और जनरली ये माउंटेन वैली के लोअर पार्ट में पाई जाती है। सो ये 6 प्रकार की सॉइल हमें कहां पर देखने को मिलती है, इंडिया में देखने को मिलती है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। मैं इरेज तो करना ही पड़ेगा सर, बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर द राइटिंग वर्क। नाउ वी आर एट द लास्ट point of the chapter, and it is soil erosion and conservation. soil erosion और conservation अगर हमने देख लिए तो यहाँ पर हमारा resources and development chapter क्या हो जाएगा, complete हो जाएगा। क्या, soil erosion। what is the name of last topic, soil erosion। then उसके बाद में क्या देख लेंगे, उसका conservation क्या देख लूंगा, conservation। so last topic is soil erosion and conservation। so soil erosion की definition कैसी होगी, decrease in carrying capacity of land is called soil erosion। ठीक है ना। so decrease in carrying capacity of land, मगर किसके कारण हो रहा है, वो भी आप एक चीज क्या कर सकते हैं, we may add there due to natural or human interference, क्योंकि या तो नेचर इंटरफेयर करता है, कैसा, इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनोस, इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, इन द फॉर्म ऑफ फ्लड। इसमें क्या होगा, अपर लेयर क्या हो जाएगा, इरोडेड हो जाएगा, टकला हो जाएगा, उड़ जाएगा।
तो क्या होगा सॉइल का इरोजन होगा। और ये जो फ्लड है, ये जो वोल्केनो है, ये जो अर्थक्वेक है, किसने लाया? उसामा बिन लादेन ने लाया? बिल्कुल नहीं लाया, नेचर ने लाया। सो दिस इज द इंटरफेरेंस ऑफ नेचर। अब ह्यूमन इंटरफेरेंस कौन सा होगा? डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एक्टिविटी, ओवरग्रेजिंग, ये सारी चीजें किसके कारण है? हमारे कारण है भाई साहब, हम आदमी लोगों के कारण है। तो उसका क्या बनेंगे? ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो हमारा डेफिनेशन क्या बनेगा? डिक्रीज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन इंटरफेरेंस इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो लैंड डिग्रेडेशन अगर होता है तो क्या होता है? डीप कैनल्स तैयार हो जाते हैं। क्या होता है? डीप कैनल्स तैयार हो जाते हैं। और ये डीप कैनल्स जब तैयार होते हैं, दिस डीप कैनल्स आर नोन एज गलीज। दिस डीप कैनल्स आर नोन एज गलीज। उसके बाद में अपर लेयर अगर उड़ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? बैडलैंड बोलते हैं। इट इज नोन एज बैडलैंड। इट इज नोन एज बैडलैंड। और चंबल के एरिया में, कौन से एरिया में? चंबल के एरिया में। कुछ ध्यान आ रहा है? चंबल का डाकू, अरे भाई साहब सिर्फ चंबल का डाकू नहीं होता। ट्वेल्थ फेल आपने पिक्चर देखा है, मूवी देखा है? ट्वेल्थ फेल मूवी भी कौन से एरिया के ऊपर बेस्ड है? चंबल वाले एरिया में। सो चंबल वाले एरिया में इस बैड लैंड को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज रेविन्स। उसको क्या बोलते हैं? रेविन्स बोलते हैं। कौन से एरिया में? चंबल वाले एरिया में उसको क्या बोलते हैं? रेविन्स बोलते हैं। अगर मान लेते हैं कैनल्स अगर तैयार हो गए तो गली इरोजन, मगर मान लेते ऊपर का पूरा लेयर ही उड़ गया, बहुत बड़े एरिया का ऊपर का क्या हो गया? लेयर ही अगर उड़ जाता है तो उसको सच काइंड ऑफ इरोजन इज नोन एज सीट इरोजन। क्या बोलते हैं? सीट इरोजन। अब लास्ट में देख लेंगे कि ये जो इरोजन हो रहा है, सॉइल का जो इरोजन हो रहा है, इसके रीजंस क्या है? सो हम रीजंस देख लेते हैं। पहला रीजन हम देखेंगे वही डिफॉरेस्टेशन। क्या देखेंगे? डिफॉरेस्टेशन। दूसरा आप भी बता सकते हो, सॉइल खराब किसके कारण होगी? सर ओवरग्रेजिंग के कारण होगी। और किसके कारण हो सकता है? सर कंस्ट्रक्शन वर्क, चाहे वो रोड हो, रेलवे हो, या तो फिर बिल्डिंग्स वगैरह हो। और किसके कारण होंगी? सर माइनिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है, माइनिंग एक्टिविटीज। सो और किसके कारण होंगी? सो डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। सो रीजंस लिखने की जरूरत है, आप खुद ही बोल सकते हैं। जैसा डिफॉरेस्टेशन हमने बोल दिया, ओवरग्रेजिंग हमने बोल दिया, कंस्ट्रक्शन वर्क हमने बोल दिया, माइनिंग एक्टिविटीज बोल दिया, और डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। और उसके लास्ट में देखेंगे रीजंस तो है, मगर अभी हमें क्या देखना है? कंजर्वेटिव मेजर्स। हमें क्या देखना है? कंजर्वेटिव मेजर्स। अब ये जो सॉइल इरोजन है उसका कंजर्वेशन कैसा करें, या सॉइल का कंजर्वेशन कैसा करें? तो सेम चीजें है, जो चीजों के कारण इरोजन हो रहा है, वी हैव टू अवॉइड देम। बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट लिख देना। यहाँ पर रीजन में हमने डिफॉरेस्टेशन लिखा था, कंजर्वेशन मेजर में हम पहले क्या लिखेंगे? बोलो कमेंट्स करके बोलो, क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही लिखेंगे, अफॉरेस्टेशन मींस प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। उसके बाद में ओवरग्रेजिंग उधर रीजन था, तो यहाँ पर क्या करेंगे? कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग। उधर माइनिंग एक्टिविटीज था, इधर हम क्या करेंगे? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। उधर क्या था? डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स था, यहाँ पर हम क्या करेंगे? करेक्ट फार्मिंग मेथड्स। क्या करेंगे हम? करेक्ट फार्मिंग मेथड्स। अब करेक्ट फार्मिंग मेथड्स में क्या करेंगे? जनरली जो स्लोपी एरिया है, हिली एरिया है, वहां पर हम क्या करेंगे? टेरेस फार्मिंग करेंगे, टेरेस फार्मिंग करेंगे, या तो फिर क्या करेंगे? काउंटर प्लगिंग करेंगे। काउंटर प्लगिंग करेंगे। इस प्रकार से ऐसा गोल प्लगिंग करेंगे, गोल। मान लेते हैं सम वाटर इज कमिंग हियर, क्या होगा? पहले पानी यहाँ पर ब्रेक होगा, फिर यहाँ पर जाकर रुकेगा, यहाँ जाकर रुकेगा, यहाँ जाकर रुकेगा, यहाँ जाकर रुकेगा, फिर से यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा। सो the speed of water will decrease, and definitely water की अगर स्पीड अगर रुक गई तो जो सॉइल पार्टिकल्स रहेंगे वो इजीली वो अपने साथ में कैरी नहीं करेगा। सो in this way we can conserve our soil resource। हो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट
हो चुका है और बहुत जल्दी आपको इस चैप्टर की सभी जो नोट्स है और सभी जो आंसर्स है वो आपको क्या मिलेंगे, देखने के लिए मिल जाएंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।